हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 28। इससे पहले के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ये वर्ग संघर्ष में होने वाला है, ठीक है। वर्ग संघर्ष यानी कि जो अब कंपटीशन है हमारा, वो वर्ग के आधार पे है। तो देखेंगे कि कौन कौन से समाजशास्त्री जो है यानी कि जो थिंकर्स हैं, उन्होंने वर्ग संघर्ष को कैसे परिभाषित किया है और क्या विचार रखते हैं इस पे अपना, उसको हम आज देखेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेंगे तो हल्की सी नॉलेज हो जाएगी कि ये है क्या। इंट्रो में आपको सबसे पहले अर्थ मिलेगा वर्ग संघर्ष का, ठीक है। संघर्ष का अर्थ मिलेगा, कह रहा है कि किसी की अथवा किन्हीं व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध उनका विरोध करना, प्रतिरोध करना, उनके साथ टकराव का व्यवहार करना। इस प्रकार संघर्ष के मूल्य और स्थिति, शक्ति, दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो संघर्ष होता है वो विरोध प्रकट करना है बेसिकली, है ना। यानी कि किसी लोगों के प्रति जो आपका गुस्सा है उसको दिखाना, व्यक्तियों के प्रति, समूहों के प्रति जो गुस्सा है उसको दिखाने को ही हम संघर्ष कहते हैं। इसमें आप प्रतिरोध देखते हो आपस में, ठीक है। विरोध होता है चीज़ों का, उनकी बातों का, और उन दोनों में टकराव होता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े ये भी आप देखते हो। अब मतलब क्या निकल के आ रहा है इसका, मैं आपको पहले ये बता दूं। देखो, हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं दो समूहों के बारे में, या अभी आप तीन समूह भी देखते हो। जैसे कि एक तो होता है पूंजीपति, ठीक है, और दूसरा होता है गरीब, ठीक है, श्रमिक वर्ग। तो जो पूंजीपति है वो हमेशा से देखा गया है कि जो श्रमिक वर्ग है उसको शोषण करता है, ठीक है। और श्रमिक वर्ग भी तो इंसान है, उसको भी गुस्सा आता है, तो वो क्या करेगा, उसके बदले में वो प्रतिरोध करेगा, ठीक है। उस चीज़ का विरोध करेगा, उसमें संघर्ष करेगा उस चीज़ के लिए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। डायरेक्टली नहीं करेगा तो लोग जो है साथ में मिला के लोगों को संगठन बना के ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी दुख होता है, आप मेरी मजाक उड़ाते हो और मेरे साथ आप शोषण करते हो मेरा। तो ये संघर्ष करने का तरीका है, इसी को हम संघर्ष कहते हैं। यानी कि जो श्रमिक वर्ग है वो गुस्से में आके ऐसा काम करता है, ठीक है, प्रतिरोध करता है, कभी कभी तो लड़ाई भी करते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। सॉरी। तो ये अर्थ हो गया संघर्ष का। अब सीधे आप यहाँ पे बात करते हैं हम इसके बारे में। यहाँ से कार्ल मार्क्स क्या सोचते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले तो चीज़ों का मतलब समझ लो। पहला चैप्टर का मतलब आपने समझ लिया कि क्या है संघर्ष का मतलब क्या होता है, यानी कि वर्ग संघर्ष का मतलब हमने समझ लिया। संघर्ष अलग होता है, वर्ग संघर्ष अलग होता है। यहाँ पे हमने वर्ग संघर्ष को समझा है ना। दो वर्ग हैं, एक तो अमीर है, एक गरीब है। इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है क्योंकि गरीब व्यक्ति चाहता है कि उसको भी वो सभी फैसिलिटी मिले जो कि अमीर के पास है, ठीक है। तो उस चक्कर में वो संघर्ष करता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सरकार नहीं थी तो जो लोग थे वो संघर्ष नहीं कर पाते थे, आंदोलन वगैरह नहीं कर पाते थे, जिससे कि उनको अधिकार ना मिल पाते थे। लेकिन अब हो सकता है ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट है, सब कुछ है आपके पास, तो आप अधिकार अपना मांग सकते हो, संघर्ष करके, आंदोलन करके जो है बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं शांति से बैठ के, जिससे कि हमें वो शायद मिल जाए। तो अगर वो जेन्युइन होगा तो वो मिल जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरी बारी पे। अर्थ तो हमने समझ लिया, अब बारी आती है आगे की चीज़, यानी कि थिंकर्स के जो क्या विचार है इसके ऊपर, वो हमें समझना है। बाकी जो टॉपिक्स मैंने लीव किए हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ रहेगी, अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छी नॉलेज आ जाएगी आपके पास। कहीं से भी सवाल अगर बन जाता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात आती है कार्ल मार्क्स की, जो समाजशास्त्री है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ये क्या सोचते हैं संघर्ष के बारे में। हमने तो देख लिया जो यूनिवर्सल जो मीनिंग है उसका, वो हमने समझ लिया। लेकिन अब एक व्यक्ति के क्या विचार है इस पर, वो देखते हैं थिंकर के। वर्ग संघर्ष सिद्धांत को स्पष्ट करने का मुख्य प्रयास कार्ल मार्क्स के पूंजीवादी या पूंजीवाद पर उसके अध्ययन के दौरान उत्पन्न सिद्धांतों में किया गया है। यानी कि डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन हाँ, जो पूंजीवाद पे अपने विचार प्रकट किए थे उन्होंने कि भाई पूंजीवाद से क्या होता है कि जो पूंजीपति है वो तो पूंजी हो जाता है, उसके पास बहुत सारा पैसा बन जाता है, लेकिन जो गरीब है, वो जो श्रमिक है, उसका शोषण होता है ना। उसका खून चूसने के बाद जो अमीर लोग हैं वो अमीर और बन पाते हैं। तो उसको एक्सप्लेन किया था कार्ल मार्क्स ने इस तरीके से, जो मैंने आपको बताया।
उसी को ही आधार मान के, यानी कि बेस मान के इन्होंने जो है वर्ग संघर्ष को यहाँ पे एक टॉपिक निकाला और उस पर इनके विचार लिखे हैं। ठीक है, कि वो क्या सोच रहे होंगे इस चीज़ के बारे में। मार्क्स ने कहा था कि आज तक के मौजूदा समाजों का इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज मूल रूप से दो भागों में विभाजित है। पहला है आधारिक संरचना और दूसरा है उच्चतम संरचना। आधारिक संरचना, और ये क्या होता है, ये बेसिकली जो आधारित है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और जो उच्च संरचना है इसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो किसी भी देश में या क्षेत्र में जो आर्थिक संसाधन होते हैं हमारे पास, उसको कहते हैं। और दूसरी चीज़ सुपर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कैसे विकास करते हो, कैसे स्कूल, कॉलेजेस, रोड ये सब बनाते हो, वो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो इनका मतलब रहा, लेकिन इनका वैसे जो जेन्युइन रीज़न है यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है इनके द्वारा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। तो बेसिकली ये आर्थिक क्षेत्र पर आधारित होता है, यानी कि जो लोग हैं वो ये मांगते हैं आधारित संरचना। जो गरीब लोग हैं उनके पास ये ही नहीं होता, तो ये कहाँ से आएगा उनके पास, सुपर स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा। इससे मतलब कि वो घर कैसे बना पाएंगे अपना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि उनके पास जो सरकार है उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो थी भी नहीं, पहली बात तो, क्योंकि जो शासन था वो वर्ण पर आधारित था, तो कोई शासन नहीं था वहाँ पे। ठीक है, कोई सरकार नहीं थी, राजा वगैरह थे, हाँ, वो भी जो है वर्ण व्यवस्था पे उनका बिलीव था। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका बंटवारे की बात की जाए तो गरीबों के हाथों कुछ भी नहीं लगता था, ये रियलिटी है। ठीक है, और इसी को ही हमने यहाँ पे आधारित संरचना और उच्चतम संरचना का नाम दिया है। ठीक है, तो जो यानी कि जो समाज है वो मूल रूप से दो भागों में विभाजित होता है। इसको आप जो आधारित संरचना है इसको समझने के लिए आप ये जो बॉक्स है ये बना हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कार्ल मार्क्स ने, हमें पता है, जो वर्ग थे उनको और एक्सप्लेन किया है कि भाई साम्यवादी वर्ग था एक, जो दास प्रथा थी ये भी एक वर्ग था, ये समय का आधार पे वर्ग बताए हैं। और सामंत में भी एक वर्ग था। ठीक है, जो सामंतवादी समय था उसमें भी एक वर्ग था, यानी कि एक सामंत था और एक कृषक था। और दूसरा है पूंजीवादी समय, यहाँ पे भी वर्ग है ना, एक तो पूंजीवादी है, एक पूंजीपति है और एक श्रमिक वर्ग है। तो यहाँ पे भी दो वर्ग देखने को मिले हैं आपको, यहाँ पे बल्कि तीन वर्ग आए हैं, मध्य वर्ग भी एक ऐड हुआ है। तो क्या है, वर्ग हमेशा से रहे हैं, लेकिन उनकी जो परिभाषाएं है समय समय में बदल गई है, उनकी विशेषताएं बदल गई है, उनके जो आंकड़े हैं, इकाइयां हैं, उनमें परिवर्तन आया है। यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कार्ल मार्क्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं वर्ग संघर्ष के जो पहलू होते हैं उनके बारे में। एक बुर्जुआ वर्ग, और जिसके हाथ में उत्पादन के संसाधन होते हैं, यानी कि वो संपन्न माना जाता है, कहने का मतलब। और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग, यानी कि जो नौकर है, जो वंचित है, जो जिसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। मैंने आपको भी बताया ऊपर कि भाई एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज दुनिया भर के है ना, इसके पास, अमीर के पास, पूंजीपति के पास, क्योंकि उसके पास पैसा है तो उसके पास रिसोर्सेज है, उसके पास ज़मीन है ना, काफ़ी एकड़्स में। लेकिन जो गरीब है, शूद्र है, दलित है, उनको ज़मीन रखने का अधिकार ही नहीं है, राइट। तो ये आधारित संरचना है। अगर उसके पास ये होता तो शायद वो ये भी ले लेता, है ना, अपना घर बना पाता, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कर सकता था। लेकिन उसके पास जो मेन बेसिक नीड्स है वही उसके पास पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो सुपर स्ट्रक्चर कैसे कर पाएगा, है ना। वह कामगारों के प्रति अमानवीय व्यवहार करते हैं, कहने का मतलब कि शोषण करते हैं। ठीक है, जो अमीर है, जो पूंजीपति है, वो गरीबों का शोषण करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं। ठीक है, उनका शोषण करके लाभ कमाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादनों के संसाधनों के मालिकों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है सर्वहारा वर्ग, ये आपको कुछ सवाल पूछ रहा है। दूसरा है बुर्जुआ वर्ग, तीसरा है शक्तिशाली कुलीन वर्ग, दूसरा है और चौथा है अभावग्रस्त वर्ग। तो बताइए मुझे कौन सा है। जो पूंजीवादी व्यक्ति है उनको किस कैटेगरी में लेके आओगे आप, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो।
वो बुर्जुआ वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि जो जिनके पास बहुत सारी भूमि है, बहुत सारा पैसा है, वो बुर्जुआ वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है बहुत बार, ठीक है। अब कैसे आलोचना हुई है? सबसे पहले कह रहे हैं कि जो आलोचक है इनके, जो इनकी बुराई करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये पूर्वाग्रह जो कारण जो होते हैं, जो आपकी सोच बनी हुई होती है ना पहले से ही, उसी पे ही चीज़ों को लेके आते हैं, उसी पे ही अध्ययन करते हैं। जो नई टेक्निक्स आई होंगी या नया जो परिवर्तन आया है उसको नहीं देखते हैं। तो ये इन पर कलंक लगा हुआ है कि भाई पूर्वाग्रह, इनकी जो सोच है वो पहले से बनी होती है किसी भी टॉपिक को लेके, और उसी को ये अपना जो विचार होता है उसी पर प्रकट कर देते हैं। उसके बाद मार्क्स की उनके वर्ग विभाजन की संकल्पना के आधार पर भी आलोचना हुई है। वर्ग विभाजन मैंने आपको बता दिया, यानी कि जो लेबर डिवीज़न पढ़ाया था मैंने आपको, यानी कि जो लोग हैं, जो श्रमिक है, वो उनका डिवीज़न हो चुका है ना। तो उसके आधार पर भी इनकी आलोचना हुई है। इन्होंने बताया है कि भाई एक तो है वर्ग पूंजीपति, ठीक है, ये कुछ भी काम नहीं करता है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। और दूसरा है श्रमिक वर्ग, है ना, ये काम दिन भर काम करता है, इसका शोषण भी करते हैं। तो इसके लिए आलोचना हुई है। लोग कह रहे हैं कि अब जो है आपको एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी देखने को मिला है ना। तो जब ये थे ना, तब उस समय शायद मिडिल क्लास नहीं आया होगा, इसलिए इन्होंने ऐसी जो आलोचना है झेलनी पड़ी है इनको, और शायद ये उस समय तक थे भी नहीं, ठीक है, चल दिए होंगे यहाँ से, मतलब कि मृत्यु होगी इनकी। नए मध्य वर्ग की उत्पत्ति के कारण भी वर्ग ध्रुवीकरण का सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। यानी कि वर्ग ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है? यानी कि देखो ये एक वर्ग है, ठीक है, पूरा ये जो बीच में सेंटर में बैठा हुआ है एक वर्ग, इसको इन्होंने बोला ध्रुवीकरण। यानी कि बीच में कौन है सेंटर में? ये पूंजीपति लोग हैं, ठीक है। और इसके आसपास में जो ऐसे सर्कल्स वाले बने होते हैं, इसके बाहर वाला जो सर्कल है उसमें और थोड़े से इनके नीचे वाले कास्ट के लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे के कास्ट के लोग आते हैं। इस तरीके से जो है ध्रुवीकरण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसको आप समझने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि एक गोला बनाया, बीच में पूंजीपति है और बाकी जितने भी ये लोग हैं ये है श्रमिक, ठीक है। जनसंख्या ज़्यादा श्रमिकों की होती है पॉपुलेशन, और कम संख्या में आपको लगभग इंडिया में देखा जाए तो 5% या 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि पूंजीपति है, बाकी सब गरीब है। तो ये एक्सप्लेन इन्होंने किया है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद और लोग हैं, और समाजशास्त्री है, और थिंकर्स है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि लेविस कॉजर है, ठीक है, ये भी एक समाजशास्त्री है, थिंकर है। इन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। ये बेसिकली जो वर्ग संघर्ष है इसको स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि जो समय है ना, समय के आधार पे वर्गों का संघर्ष होता है और उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अलग अलग जो वर्ग है वो देखने को मिलते हैं, है ना। कभी भी किसी भी समाज में आप देखते हो कि हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, है ना। अब ऐसा वर्ग भी होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, ठीक है, पूंजीपति होता है, बहुत पैसे वाली पार्टी होती है। दूसरा जो वर्ग होता है वो आप देखते हो कि श्रमिकों का वर्ग होता है, जिसमें बहुत सारे कम श्रमिक वाले लोग मिलते हैं। तीसरा वर्ग ऐसा होता है जो कि वाइट कलर वाला काम करता है ना, वकील, लॉयर, जो भी आप देखते हो। ये मैं भी आपकी अभी की जो वर्तमान की जो एक संघर्ष जो है, जो रचना है वर्गों की, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वर्ग संघर्ष के अंदर इस तरीके का वर्ग आपको देखने को मिलता है। ये जो वाइट कॉलर है इसको हम मध्य वर्गीय परिवार के अंदर लेके आते हैं, इसको हम मध्य वर्ग भी कहते हैं। इसको ये बेसिकली वर्ग संघर्ष को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कॉजर। उसके बाद एक और समाजशास्त्री है डायरडॉफ, और इनका भी वर्ग संघर्ष पे सिद्धांत अलग देखने को मिलता है। इन्होंने भी मार्क्स की तरह जो है कैटेगरी में बांटा हुआ है वर्गों को। ये कह रहा है कि एक वर्ग तो ऐसा होता है जिसके पास अधिकार की भरमार होती है, दुनिया भर के अधिकार होते हैं, और दूसरा वर्ग ऐसा होता है जिसके पास कोई भी अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो दो चीज़ों में बांटा है, यानी कि ये भी वर्ग को पसंद नहीं करते जो डायरडॉफ है ये। इसके अलावा मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं अभी भी कुछ कमी है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक है C.W. मिल्स, ठीक है, और शक्तिशाली कुलीन वर्ग के बारे में उन्होंने बताया है बेसिकली। तो क्या कहते हैं
जो CW मिल्स है ने कुल और कुलीन और साम्य वर्ग का सिद्धांत दिया है यहाँ पे हमें। और ये बोल रहे हैं कि एक तो वर्ग होता है कुलीन, एक वर्ग होता है साम्यजन, यानी कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो, यानी कि कुलीन वर्ग यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनको बोल रहे हैं सबसे उत्तम, और इनकी संख्या कम होती है। और ये जो सामान्य जन हैं ये सबसे नीचे होते हैं और गरीब होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का चैप्टर आपका। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ और वर्ग संघर्ष सिद्धांत एक मूल्यांकन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि समाज जो है को दो पक्षों में विभाजित करता है। ये गरीब और अमीर के बीच में जो खाई होती है उसको बढ़ाता है वर्ग संघर्ष। ठीक है, और जो विभाजन है वो भी स्पष्ट आपको देखने को नहीं मिलता है कहीं कहीं पे कि कौन गरीब है कौन अमीर है, या फिर मध्यवर्गीय परिवार में कौन है, गरीब और मध्य में कितना फ़र्क होता है, ये भी डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी समझ में नहीं आता कि गरीब कौन है और मध्यवर्गीय परिवार में कौन आ सकता है। समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया सतत और अंतहीन है। ये सच नहीं है कि अनेक परंपरागत समाजों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये आप पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वैसे, ये थोड़ा बहुत जो आपको समझना था मैंने बता दिया कि भाई विभाजन होता है इससे, और स्पष्टता नहीं है विभाजन में कि कौन कौन व्यक्ति कौन है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी। थोड़ा बहुत जो भी सीखने को मिला है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक वगैरह जो भी करते हैं, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।